हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। अब हम आज से साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, साइंस में हम यहाँ एज ए लेक्चर के फॉर्म में क्लास नाइन्थ और टेंथ का करेंगे। क्लास नाइन्थ और टेंथ का पूरा करेंगे। नाइन्थ में आपका जो है वो 15 चैप्टर है और टेंथ में जो आपका है वो आपका 16 चैप्टर है। तो टोटल 31 चैप्टर है। तो देखो, इसमें हम एक तरह से एज सच लेक्चर फॉर्म जो होगा वो आपका 31 लेक्चर ही होगा। लेकिन उसमें से हो सकता है कुछ चैप्टर जो होंगे उसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके करेंगे, लेकिन एज सच लेक्चर जो होगा वो 31 होगा, ठीक है ना। और देखो, जो कुछ 11th क्लास का आपको नहीं करना है, 12th में जो है सेकेंड हाफ करना है। 12th क्लास का जो बायोलॉजी वाला है, यदि 12th क्लास देखो तो 12th क्लास 11th क्लास मेनली जो है आईआईटी वगैरह या मेडिकल के जो प्रिपरेशन स्पेशल करते हैं, ये उनके लिए ज़रूरी होता है। तो हमको उसको डिटेल में नहीं देखना है। हमको 12th वाला का जो बायोलॉजी वाला है, यानी कि डे टू डे लाइफ जो में है, साइंस का जो यूज़ होता है, जैसे खास करके मेडिसिन हो गया, बहुत सारे बायोमोलेकुलर हो गए, फिर या फिर जो हमारे ये जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट वगैरह है, उस टाइप के कुछ चीज़ों को देखेंगे। अदरवाइज़ हम टोटल जो है 15 चैप्टर जो आपका 9th में है और 16 चैप्टर जो है वो 10th में है। उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस वगैरह को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हिस्ट्री में, तो उसी ढंग से हम इसमें भी इसमें 200 प्लस जो है वो एमसीक्यू आपका डिस्कस किया जाएगा। तो पहले हम लेक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये आपका 9th में जो पहला चैप्टर है उसमें है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो उसके बारे में। एक और चीज देखना है इसमें कि बहुत सारा इसमें जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस अभी नहीं, जैसे फिजिक्स वगैरह में कुछ स्पेसिफिक जो न्यूमेरिकल आएंगे, जैसे मान के चलो लाइट है या फिर कुछ और उस टाइप का है, तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल आएगा। जैसे मोशन होगा, वस्तु का मोशन है, तो उसमें सपोज ये एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AT, या इस ढंग से ये यदि होता है, ये तो ये सब आपको जो है प्रॉपर तरीका से जो प्रॉपर ये नहीं करना है। न्यूमेरिकल बहुत सारे नहीं करने हैं, और लेकिन हमें जो कॉमन सेंस है जहाँ क्वेश्चन आते हैं, हमको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ये है क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन जो इसका कंसेप्ट है, कंसेप्ट को हमको समझना है, और बाकी जो न्यूमेरिकल वगैरह को हमको डिस्कस नहीं करना है। तो हम जो पॉसिबल होगा उसको करना है, और बाकी बहुत सारा जो होगा वो जिसको छोड़ना है वो हमें बता दूंगा आपको। तो अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पे हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ कहा है। तो पदार्थ जो है वो डिफरेंट अवस्था में हो सकते हैं, सॉलिड, गैस, लिक्विड, गैस, या फिर और आपके दो और स्टेट होते हैं, जो प्लाज्मा स्टेट, और एक उसको दूसरा को बोलते हैं जो पांचवा होता है उसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, या फिर नॉर्मल लेमन टर्म में उसको घोस्ट क्रिस्टल बोलते हैं। तो आपको देखना है कि जो जो अलग अलग, जैसे मान के चलो कि एक टेबल है या एक लैपटॉप है या पानी है, तो सबका डिफरेंट होता है। वो सॉलिड, लिक्विड, ये सब सारे भी हम चीज़ों को देखेंगे। लेकिन आपको जो इसमें देखना है वो कंसेप्ट वाइज, और जो 31 चैप्टर एक तरह से है, तो उस 31 चैप्टर को ही आपको 3 4 5 बार जो प्रॉपर तरीका से करना है। तो जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे और पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। तो जो भी विश्व में कुछ भी वस्तु किसी से बना है, जैसे पहले मान के चलो कि डाल्टन ने कहा था एटम जो है अविभाजित हैं, लेकिन बाद में एटम के भी बहुत, एटम को ही आप नहीं देख सकते हो, लेकिन एटम भी बाद में हंड्रेड्स ऑफ पार्टिकल्स में, पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो सब जो है वो पदार्थ हैं। कह रहा है कि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ऊपर लिखी गई वस्तुओं में का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं, यानी इनका आयतन होता है। जैसे जो भी वस्तु है, चाहे सपोज एक पार्टिकल ही लो, तो वो पार्टिकल भी तो एक स्लाइटली स्थान घेरता है। एक बहुत बड़ा टेबल मान के चलो है, तो वो टेबल ज्यादा स्थान घेरता है, लेकिन एक सैंड पार्टिकल है, एक जो बालू का एक कण है, तो वो बहुत कम स्थान घेरता है। आयतन का मतलब देखो ये दिया हुआ है ना, कि आयतन का जो एसआई मात्रक जो आपका है क्या है, घन मीटर है। तो यानी कि ये आयतन मापने के लिए साधारणतः या तो लीटर में जैसे होता है 1 लीटर, 1 मिलीलीटर, या व्हाटसोएवर, जैसे आप दूध लाते हो तो सपोज लीटर के अनुसार से 500 ml, 250 ml व्हाटसोएवर ये रहता है। तो ठीक है,
प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूलभूत तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। ये हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। यानी कि ये 5 से कोई भी जो है हमारा जैसे शरीर ही है, तो वो ये कहते हैं ना कि क्षिति, जल पावक, गगन समीरा, पंच रचित इति अधम शरीरा, यानी कि ये शरीर बना हुआ है। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएँ बनी हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव हों। जैसे आप हिस्ट्री में देखोगे कि जैन धर्म के बारे में मान के चलो देखा आपने कुछ, तो जैन क्या मानते हैं? जैन जो मानते हैं कि वो जो निर्जीव हैं, तो उसमें भी प्राण है, कहीं न कहीं उसमें भी जो निर्जीव जिसको हम पत्थर मानते हैं, तो उसमें भी कुछ न कुछ ये जो हैं प्राण हैं। तो उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है, यानी जो 5 में किए हैं। अब आधुनिक वैज्ञानिक जो है पदार्थ के को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो या तो उसको भौतिक आधार पे गुणधर्म या फिर रासायनिक। जैसे भौतिक में होता है, मान के चलो पानी है, तो पानी को चेंज करते हो तो वो उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो वाष्प बन जाता है, और टेम्परेचर उसका कम होता है, 0 या 0 से नीचे होता है, तो वो क्या होता है, वो आपका आइस में बदल जाता है, ठीक है? तो इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं के आगे अध्ययन करेंगे आगे के अध्याय में। देखो, जो हमने बताया कि 3 अवस्था मेनली होते हैं। आप जो ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, और फिर आपका जो एक चौथा होता है आपका जो प्लाज्मा स्टेट होता है, और 5वां जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, जिसको घोस्ट क्रिस्टल कहते हैं। तो हम भौतिक आधार पे ही बाँटेंगे। कह रहा है कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना हुआ होता है, तो ये हमने ऑलरेडी देखा है यहाँ कि जो पदार्थ हैं वो जिन कणों से, सारे कण से मिल कर के बने होते हैं। कुछ के कण आपको छोटे होते हैं, कुछ के कण बड़े होते हैं। वो कुछ आप देख सकते हो, जैसे बालू का एक कण है, तो उसको आप देख सकते हो, लेकिन बहुत सारे हैं जिसको आप देख नहीं सकते हो। तो कह रहा है कि बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएँ प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से मिलकर बने हैं। जैसे देखो, एक 100 एमएल का बीकर लें, इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को काँच के एक छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो देखो, इसमें हमने देखा ना कि या तो सतत होते हैं, जैसे पानी है, तो पानी में आप कण को डिफाइन नहीं डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। हाँ, अब यदि पानी में बालू कुछ है, तो उसको आप देख सकते हो, लेकिन पानी यदि अपने आप में है, तो शर्करा यदि चीनी यानी कि पूरी तरह से घुल गया है, या नमक पूरी तरह से घुल गया, तो आप उसको सतत कहोगे, यानी कि वो कंटीन्यूअस है, उसमें आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। लेकिन यदि बालू बहुत सारा रखा हुआ है, तो आप उसको सतत नहीं वो कह सकते हो, वो जो है कण से बने हुए होते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ जो है कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गया है, जैसा कि आप देखोगे इस चित्र में देख रहे हो कि पहले जो आपका है ये धीरे धीरे करके क्या है कि लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण। ये जो है जल के कण जो है, हाउएवर ये कंटीन्यूअस आपको दिखता है, लेकिन कहीं न कहीं वो ड्रॉपलेट में है। तो ये कह रहा है ना कि ये इतना छोटा है, ये ऑलरेडी बहुत छोटा है, और इसको कह रहा है कि लाख गुना आवर्धित किया गया है। यानी इसका 1 लाख में आप देखोगे तो कितने, ये अब इसमें देखो कि जल और नमक, नमक नीचे है, जल है, ये जल और नमक। अब देखा जाए तो ये बाहर से आप देखोगे तो कंटीन्यूअस है, लेकिन जो साइंटिस्ट कहते हैं कि उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो, तो उस वो कब कण के फॉर्म में आपको होंगे, क्योंकि वाटर जो है एक तरह से आपसे का क्या है कि बना हुआ है, पदार्थ से ही बना हुआ है आपका। तो कह रहा है कि जो जब हम जल में नमक घोलते हैं, तो नमक के कण जो होते हैं जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इस वजह से आपको जो ये दिखाई नहीं देते। अब जो कह रहा है कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, तो कितने छोटे हैं इसका देखोगे तो इसका हम अनुमान एक तरह से प्रॉपर तरीका से आज के डेट में बहुत सारे मॉडर्न मशीन वगैरह हैं, तो उससे आपका पता लग सकता है। लेकिन हमें ये सब में ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये समझाने के लिए एक बनाया गया है, ठीक है? अब देखो,
कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको ये सब का ज़रूरत नहीं है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी कि जो पदार्थ हैं कोई भी उसके गुण, तो कह रहा है कि पदार्थ के गुणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो ये जैसे हमने देखा नमक, शर्करा ये सब जो है चीनी, ये सब घुल गया। फिर तो पहला यानी कि ये है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। फिर है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि जो पानी वगैरह है, मूवमेंट जो है वो किसी भी कण को मूवमेंट वो करते रहते हैं। तो देखो जो है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। जैसे आपको पानी मान के चलो कि हिलाओगे, तो वो शुरू में हिलाते हो तो वो तो गति में रहता है, लेकिन बाद में देखोगे स्थिर हो जा रहा है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखेंगे, स्मॉल स्केल पे देखेंगे, तो वो गतिशील होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। अब देखो इसका उदाहरण देख सकते हो कि तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। जैसे आप जब उबालते हो पानी को, तो पानी को उबालते हो तो क्या होता है, उसमें गतिज ऊर्जा नीचे से, मान के चलो ये बर्तन है, तो इसमें पानी भरा हुआ है, तो अब उबालोगे तो क्या है, नीचे वाला कण जो है वो ऊपर जाता है, फिर धीरे-धीरे बाष्पीकरण होते जाता है। तो जब हम तापमान बढ़ाते हैं, तो कण का गति जो होता है तेज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें क्या करना है साइंस में, जैसे-जैसे आपका चैप्टर एक-एक समाप्त होते जाता है, उसको आप अपना स्मॉल नोट्स जो है, ये मेनली नोट्स आपको है 9th 10th का प्रॉपर बनाना है। फिर जब आप एमसीक्यू डिस्कस किया जाएगा, आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएँगे, तो उस क्वेश्चन को भी आप क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ रहा है, जिसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको नहीं लिखना, और जिसको लिखने की ज़रूरत है, तो स्मॉल-स्मॉल आपको लिखते चलना है। तो उससे क्या होगा कि आपका आराम से ये नोट्स तैयार होगा। अब जैसे इसमें देखो पदार्थ के गुण, तो क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो गतिशील क्यों होते हैं? कि उसमें जो है गतिज ऊर्जा होती है, और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब देखो उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप, ये क्रियाकलाप जो हैं ये इसको आप पढ़ लो लेना, ये अदरवाइज़ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है कि जो क्या होता है कि 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो क्या होता है कि 2 पदार्थ का स्वतः रूप से मिलता है तो उसको विसरण कहते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। विसरण तेज हो जाता है इसका मतलब है कि इंटरमिक्सिंग जो है, जैसे आप पानी है, तो पानी में नॉर्मल जितना चीनी घुलेगा, गर्म करोगे तो उससे ज़्यादा चीनी घुलेगा, ठीक है? तो ये भी आपको पता चल गया कि 2 विभिन्न पदार्थों का क कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, और गर्म करने पर विसरण तेज होता है, यानी कि जो अधिक मिलते हैं, तो आप जितना अधिक थोड़ा गर्म, हाँ, एक लिमिट तक ही होगा, ऐसा नहीं है ना कि आप गर्म करते जाओगे और बहुत सारा नहीं, एक उसकी लिमिट होगी जहाँ के बाद वो बंद हो जाएगा। तीसरा फिर है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखो जो आपके पदार्थ के कण हैं, वो एक दूसरे को जो है वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसमें आकर्षित करते हैं तो वो आपके क्या होते हैं कि जो भी है एक प्रकार का उसमें से बल कार्य करता है, ठीक है? तो उस एक्टिविटी को देखोगे, इन जो दिए हुए एक्टिविटी है, उस बल को आकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण के कारण जो होता है, और प्रत्येक वस्तु में अलग-अलग आकर्षण होता है। एक किसी को खींचने का जो होता है ज़्यादा पावर होता है, तो वो जो एक तरह से आकर्षण बल बहुत सारा होता है, तो वो एक तरह से हम केमिकल प्रॉपर्टी भी उसमें आ जाता है, तो हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। अब देखो पदार्थ की अवस्था, तो पदार्थ की अवस्था 3 होती है मेनली, तो ठोस, ठोस, द्रव और गैस, ये मेन तीनों है, पहले हम इसको देखेंगे। तो हम आस-पास के जितने भी चीज़ों को देखते हैं, तो ये कितने रूप में? हम पाते हैं कि पदार्थ 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन जो हम प्लाज़्मा स्टेट बता रहे हैं, प्लाज़्मा अवस्था या फिर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो ये एक तरह से साइंस जब इनोवेट अधिक हुआ, साइंस ने अधिक तरक्की कर ली, साइंस के पास अधिक स्टडी करने का मौका मिला, साइंस के पास अधिक इक्विपमेंट्स वगैरह बहुत सारे चीज़ हुए, तब जाकर के वो जो है अन्य अवस्थाओं के बारे में ये पता चला, लेकिन जो हम फिलहाल है 3 को ही देखते हैं। पहले ठोस अवस्था के बारे में। अब ठोस अवस्था जैसे देखो निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जैसे आपका पेन है, किताब है, सुई है, लकड़ी का छड़ है, तो ये क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? ये सॉलिड में, ठोस में आपके हैं। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएँ। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएँ और स्थिर आयतन होता है? तो देखो आप ये बेसिक समझने के लिए ध्यान रखना कि जो ठोस
यही आपको समझना है, बाकी ये पढ़ना है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार प्लस आयतन निश्चित होता है। लेकिन अब इसमें कहता है जैसे रबर है, तो रबर का बैंड को यदि आप खींचोगे तो उसका आकार जो है फैल जाता है। तो आप कहोगे कि उसमें वो ठोस कैसे हुआ? लेकिन उसको जब छोड़ते हो तो वो अपने आकार में आ जाता है। यस, ये सही है कि ग्रेजुअली जो होता है धीरे-धीरे करके रबर जो होता है पहले ग्रेजुअली जब हम बहुत बार उसको यूज़ करते हैं तो वो आपका अपना आकार को प्रॉपर वो रख नहीं पाता है। लेकिन जो नॉर्मल डेफिनिशन ये है कि ठोस यदि है तो उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। अब देखो, जो आपका ये है द्रव है, तो द्रव है तो उसका जो आकार जो है आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है और आकार जो होता है अनिश्चित। तो आयतन निश्चित और जो आयतन निश्चित है और जो आकार है वो परिवर्तन होता है, परिवर्तित। जैसे मान के चलो दूध रखो, 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर दूध जिस बर्तन में रखोगे, जिस पात्र में रखोगे, उसका आकार जो है उसी टाइप का हो जाएगा। एक पॉलीथीन में रखोगे तो पॉलीथीन के आकार का हो जाएगा, ग्लास में रखोगे तो ग्लास के आकार का हो जाएगा और जो आपका कोई भी ये में रखोगे किसी भी पात्र में तो उसके आकार का। तो यानी लेकिन आयतन तो फिक्स रहेगा, 1 लीटर है तो 1 ही लीटर। हाँ, अब देखो पेट्रोल वगैरह है, तो पेट्रोल वगैरह उड़ जाता है, तो वो डिफरेंट हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे, लेकिन इन नॉर्मल जो होता है वही। अब कुछ ऐसे हैं जो उड़ जाते हैं, आपका वेपराइजेशन बहुत जल्दी उनका रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, तो वो उड़ जाते हैं। अब पानी को भी रखोगे तो पानी भी कम होगा, ऐसा नहीं है ना कि आयतन पानी को रख दो खुले में, तो क्या 1 लीटर 1 ही लीटर रहेगा? तो लेकिन पेट्रोल बहुत जल्दी उड़ जाता है उसका और जो आपका दूध है, पानी है, ये बहुत दिन तक ये रहता है। तो द्रव का आकार और ये आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। गैस, गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न आयतन। तो आकार प्लस आयतन दोनों अनिश्चित। जैसे पानी को 1 लीटर पानी है, उसको 5 लीटर के बर्तन में रखोगे तभी 1 ही लीटर में रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे में फैल जाएगा, लेकिन गैस जो है वो पूरे में फैल जाता है। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव का सिर्फ आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, यानी आकार परिवर्तित होता है। गैस का आकार प्लस आयतन दोनों परिवर्तित होता है। अब तो इसके बारे में ही आपको इसको पढ़ना है, ठीक है? अब द्रव अवस्था, तो द्रव अवस्था में देखो जहाँ जो आप रखोगे वो उसमें से आपका आयतन जो है निश्चित रहेगा लेकिन आकार जो है परिवर्तित होगा और गैस जो है, गैस का उसका जो है दोनों अनिश्चित रहेगा। तो यही आपको ये देखना है, ये आप इसको ये पढ़ना है, ठीक है? अब देखो ये इसमें से कह रहा है कि हमने देखा कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों में संपीड़ितता यानी कंप्रेशन जो होता है अधिक होता है। जैसे कंप्रेशन का मतलब देखो सॉलिड है, आयरन का एक कोई भी मेटल लो आयरन का जो रॉड लो, उसको दबाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, आप बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगाओगे तो वो दबेगा ही। पानी है जो गैस ये लिक्विड है, उसको दबाना थोड़ा-सा आसान होता है। लेकिन जो आपका गैस है, गैस को संपीड़न करना यानी कि आसान होता है। जैसे एक बहुत बड़ा बैलून है, मान के चलो इसको ऐसे समझ सकते हो। तो एक बहुत बड़ा बैलून है, उसको फैला दो। उसको धीरे-धीरे करके दबाओ, तो उसका आकार छोटा आप कर सकते हो, उतने हवा रहेगा। तो वो आपका चूँकि क्या है कि जो कणों के बीच जो मोलेकुलर जो डिफरेंस होता है, जो कण पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, तो कण के बीच जो दूरी है, 1 कण, 2 कण, 3 कण, तो जो सॉलिड होता है उसमें कॉम्पैक्ट अधिक कॉम्पैक्ट होता है। लिक्विड होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस, लेकिन गैस में जो होता है बहुत दूर। तो जब बहुत दूर है तो इसको सटा करके नज़दीक ला सकते हो, तो गैस का जो है संपीड़न अधिक कर सकते हो। जैसे आप हमारे यहाँ जो गैस यूज़ होता है घरों में खाना बनाने के लिए, तो जो घरों में खाना बनाने के लिए जो गैस यूज़ होता है, एक्चुअली वो क्या है? वो आपका गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसको बोलते हैं ना एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम, द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस का मतलब क्या होता है कि उसको संपीड़न इतना किया जाता है कि वो द्रव अवस्था में आ जाता है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे निकलता है, तो वो गैस फॉर्म में निकलता है। क्योंकि जब निकालते हो बाहर, तो उसका जो होता है प्रेशर होता है, ऊपर आते कम हो जाता है, होने लगता है। अंदर जो सिलेंडर में भरा हुआ है, तो उसमें जो है देखो सिलेंडर हमेशा भरा रहेगा एक तरह से। वो गैस यदि आपका 1 किलोग्राम बचा हुआ है, तो 1 ही किलोग्राम पूरा में फैला रहेगा। 15 किलो 14.2 यदि होता है जो साधारण खाना बनाने का जो सिलेंडर यूज़ होता है, तो 14.2 किलोग्राम सपोज़ होता है, तो वो पूरा में फैला रहता है 14.2 किलोग्राम, लेकिन जैसे-जैसे उसको बनाते जाते हो तब भी 1 किलो भी बच गया, तब भी वो पूरे में फैला रहता है, तो गैस में जो होता है संपीड़न अधिक होता है। तो या
फिर जो तो यानी एलपीजी हमारा है, या अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। अब देखो क्या है कि मान के चलो कि ऐसे संपीड़ित कर देते हो तो लिक्विड में आ जाता है, तो वो कम जगह छेकता है। अब अदरवाइज 14.2 केजी का ये सिलेंडर उसमें आ रहा है, उसमें अब उसको संपीड़ित उतना नहीं करोगे तो बहुत बड़ा सिलेंडर हो जाएगा, तो उसको उठाना, उसका रख रखाव करना, ये सारे जो होंगे वो मुश्किल होंगे। कर हाँ, हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस और द्रवों के मिश्रण से करें, यानी कि कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों से मिश्रण बहुत तीव्रता से होता है। यानी कि गैस जो है, देखो, जो सॉलिड है, ठोस है, तो ठोस में देखो कंपैक्ट है, ये लिक्विड है, लिक्विड में थोड़ा-सा स्पेस ज़्यादा है और गैसों में जो है बहुत अधिक आपका स्पेस है। तो ये तीनों अवस्थाओं के बारे में दिखाया गया। जैसे खाना बनता है, तो खाना बनता है तो ये देखना कि कुछ ना कुछ वो जो सांस आप ले रहे हो, जैसे कहते हो ना कि हाँ जी, आपके घर से आज बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, क्या आज विशेष कुछ पकवान बन रहा है या मटन बन रहा है, व्हाट्सोएवर बन रहा है। तो क्या होता है, जो खाना बनाते हो तो उसमें आप उबालते हो या कुछ होता है, तो उससे कुछ ना कुछ जो एयर के फॉर्म में, एयर से आपके जो उसके खुशबू के पार्टिकल्स के फॉर्म में ही निकलते हैं। लेकिन वो पार्टिकल क्या होता है, एयर के फॉर्म में होते हैं। तो एयर के फॉर्म में जो होता है उसमें जो स्पेस अधिक होता है, तो उसका जो विसरण होता है, यानी उसका जो वायुमंडल के कणों से अधिक तीव्रता से होता है और वो इधर-उधर फैल जाते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन के दीवारों से टकराते हैं। बर्तन के दीवारों पर गैस कणों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। देखो, अब यही जो दबाव बनता है, तो दबाव के कारण ही तो प्रेशर कुकर में जो है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। तो उसमें मान लीजिए आप नॉर्मली तसले में खाना बनाते हो या कोई अदर जो खुले हुए बर्तन में खाना बनाते हो, तो वो वेपर देखोगे कि उड़ते जाता है। लेकिन उसको प्रेशर कुकर में प्रॉपर तरीका से जब हम पैक कर देते हैं, तो वो प्रेशर बनता है, वो उसका स्पीड बहुत अधिक होता है, तो वो दीवालों से, यानी कि जो प्रेशर कुकर के दीवार से टकराता है, फिर टकरा करके उसको वापस आता है, फिर उसमें एक तरह से वो और कहीं न कहीं वो एनर्जी और भी ये बढ़ाता है। अब देखो प्रश्न है, किसी तत्व का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, ठीक है? तो घनत्व कहते हैं, इसमें अब घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, जैसे वायु, चिमनी का धुआँ, शहद, जल, चॉक, रुई और लोहा। इसमें घनत्व सबसे अधिक किसका है? यानी कि देखो, तो सबसे अधिक घनत्व इसमें से किसका है? आपका लोहा का है। ठीक है? तो लोहा का सबसे अधिक घनत्व है। लोहा के बाद जो घनत्व आपका है, किसका होगा? लोहा के बाद आपका घनत्व किसका हो रहा है? फिर आपका ये चॉक का होगा। चॉक के बाद किसका होगा? जल का होगा। जल के बाद आपका शहद का होगा। शहद के बाद जो आपका होगा, ये किसका होगा? ये आपका वायु का होगा और चिमनी का धुआँ जो है वो आपका उसमें सबसे कम इसका घनत्व। चिमनी का धुआँ देखो ऊपर चला जाता है, तो उसका जो है सबसे कम घनत्व। तो ये सबसे अधिक लोहा का होगा, लोहा के बाद आपका चॉक का होगा, चॉक के बाद जल का होगा, जल के बाद शहद का होगा, फिर शहद के बाद आपका ये फिर ये रुई का होगा, रुई के बाद फिर वायु का होगा, फिर चिमनी का धुआँ का। अब है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो गुण में, अवस्था में जो गुण में क्या-क्या परिवर्तन होता है, ये ठीक है? तो इसके आपको देखना है, क्वेश्चन जो भी आपको इश्यू है वो बताना है। अब है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? यस, बदल सकता है। हम देखते हैं पानी है, उसमें टेम्परेचर अधिक करते हैं तो वो आपका गैस में बदल जाता है और इसका टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, तो ये ठोस में बदल जाता है, यानी कि बर्फ में बदल जाता है। ठीक है? तो ये आपका जो ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे है, तो उसको आप ये चेंज आराम से करता है। अब देखो, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को बतलाता है।
तो जो न्यूनतम जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसको गलनांक कहते हैं। तो इसको आपको ये लिखना है, ठीक है? तो कहीं भी आपको ये इम्पोर्टेंट है। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है कि जिस अनुसार उस जिसका यदि मान के चलो कि किसी ठोस है तो उसके कणों के बीच यदि अधिक आकर्षण बल है तो उसको अधिक ऊर्जा लगाना पड़ेगा। जैसे मान के चलो ठोस है कोई भी, लोहा है, तो लोहा के बीच जो कणों के बीच आकर्षण अधिक है, तो इसके कारण उसको द्रवित करने के लिए उसे अधिक ऊर्जा लगाओगे। अब देखो बर्फ का गलनांक जो होता है, यानी कि बर्फ कितने पे गलता है तो 273.15 केल्विन, इसको के को केल्विन कहते हैं, यानी ये इसका मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? तो जितना भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड या जो भी डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है उसमें प्लस 273 0.15 करोगे, 273.15, तो ये केल्विन में आपका हो जाएगा टेम्परेचर। तो कह रहा है कि देखो ताप की अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो है वो केल्विन है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव के पूर्णांक बनाकर, यानी कि दशमलव को हम छोड़ देते हैं तो 273 ही मानते हैं। तो तापमान का माप कैल्शियम में, तो कैल्शियम ये सॉरी ये सेल्सियस में जितना भी हो रहा है, तो सेल्सियस जितना भी हमने बोला ना कि जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड है उसको 273.15 में जोड़ दो। 273.15 लिखते हो तो आपका ज़्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है, लेकिन आप 275.13 नहीं तो 273 भी लिख सकते हो, ठीक है? तो जो भी अब देखो किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? देखो ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है, तो कराना कि ठोस है, तो ठोस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ठोस है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आपका जो है वो द्रव में भी हो जाता है। तो कह रहा है कि इसमें जो हम ऊर्जा देते हैं तो कहाँ जाता है? तो उन कणों के बीच जाता है। जो कण हैं, जो पार्टिकल जो स्पेस हैं, उनके बीच में जाता है। अब देखो, गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता। यानी कि जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले बर्फ है और वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे-धीरे आपका जब तक पूरा नहीं पानी बन जाता है, तब तक जो होता है आपका टेम्परेचर सेम ही रहता है। इसका कारण क्या है कि जो आपका ऊष्मा प्रदान करते हैं, उसके बावजूद भी ऐसा है क्योंकि कणों के पारस्परिक जो आकर्षण बल को वशीभूत करते पदार्थ की अवस्था को बदलने की इस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो देखो, एक तरह से क्या है कि धीरे-धीरे एक साथ ही पूरा ऐसा नहीं है ना कि आइस का एक बड़ा-सा बंडल लिए और विदिन इंस्टेंट हो जाता, नहीं, धीरे-धीरे आपका होता है। कहीं भी आप देखो, बर्फ को भी टुकड़ा लो, तो क्या है धीरे-धीरे गलता है। तो वो ऊर्जा जो धीरे-धीरे उसको गलाने में उसको यूज़ करता है। तो जो कह रहा है चूँकि तापमान में बिना किसी तरह के वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडल दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको आप ये डेफिनिशन ये डायरेक्ट आपका आता है, तो इस पार्ट को जो है आप लिख लोगे अपने नोटबुक में। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। इसी वजह से देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी है उससे जलता है, तो उसमें कम जलन होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाष्प से जलता है, तो उससे अधिक जलन होती है। क्यों? क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, तो कण अधिक तेज से गति करते हैं। एक देखो, ये ऑलरेडी हमने बताया ना आपको कि जब आप गर्म करते हो, तो क्या है? वाटर उबलने लगता है और नीचे वाला कण जो है मूवमेंट करके ऊपर जाने लगता है। तो जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, तो क्या होता है? कण अधिक तेजी से गमन करते हैं, गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुँचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस ताप पर स्वतंत्र ये द्रव जो है गैस में बदलना शुरू हो जाता है। यानी कि देखो, जो हमने पहले देखा था ना कि सॉलिड में जो होते हैं पार्टिकल, वो कॉम्पैक्ट रूप से होते हैं। लिक्विड में थोड़ा स्पेस होता है, गैस में और ज़्यादा होता है। तो लिक्विड में जो जितना वो आकर्षण एक-दूसरे में है, लेकिन इतना ऊर्जा आ गया कि वो कण जो है स्वतंत्र रूप से टूट जाते हैं। यानी जो दोनों एक-दूसरे को बाँधे हुए हैं, तो उतना एनर्जी मिल गया जिसमें टूट गया, तो फिर वो वाष्प बन के उड़ने लगता है।
वायुमंडल दाब पर यह ताप जिस द्रव पर उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। तो देखो जैसे जिस ताप पे सॉलिड जो है वो द्रव में बदल रहा था तो उसको हम गलनांक कहते थे। तो अब जिस ताप पे जो द्रव है वो गैस में बदलेगा उसके क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है, द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। तो जल का क्वथनांक कितना होता है, यानी कि केल्विन में कहोगे तो 373 केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में कहोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब है क्या आप बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी प्रकार परिभाषित कीजिए जैसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा को। यानी कि देखो हमने बताया ना कि 100 डिग्री पे पानी उबलना स्टार्ट हो गया तो एट इंस्टेंट नहीं उबल जाएगा ना, धीरे धीरे करके उबलेगा। तो वो जब तक कि पूरी अवस्था में बदल नहीं जाए तो उसको आपका जो है कि वाष्प का एक तरह से बाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जैसे इसमें हमने क्या कहा था, गलनांक का संलग्न की ये संगलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना, यानी कि गलनांक की गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ संगलन की गुप्त ऊष्मा थी या प्रसुप्त ऊष्मा, यहाँ आपका क्या होगा, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो होगी वो ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा संलग्न संगलन के गुप्त ऊष्मा। संगलन के यानी कि जो आपका गलनांक है, गलनांक की गुप्त ऊष्मा से जो आपका बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये देखो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा जब हम लगाते हैं तो वो द्रव में बदलता है, इसको शीतल करते हैं तो ठोस में बदल जाता है। सेम सिचुएशन, द्रव को यदि ऊष्मा देते हैं तो गैस अवस्था में, और गैस अवस्था में ऊष्मा यानी शीतल होता है तो वो द्रव में बनता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकते हैं। तो एक प्रकार हो गया कि तापमान को हम बदल करके ये कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे आपका जो कपूर होता है। ठीक है, तो कपूर आपका जो होता है वो उसको ये कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो द्रव अवस्था कोई सॉलिड है, यानी कि ठोस से सीधा गैस यदि बदल जाता है, ऐसे नॉर्मल में कंडीशन में क्या होता है कि ठोस से पहले द्रव होगा, फिर द्रव से आपका गैस होगा, लेकिन ठोस से डायरेक्ट जो यदि आपका गैस हो जाए तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, इसको आपको लिखना, यही सब आपको लिखते चलना है। और जो गैस से सीधा ठोस बनता है उसे निक्षेपण कहते हैं, उसे निक्षेपण कहते हैं। तो ये इसको आपको नोट करके रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आता है। अब है दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो देखो अभी इसके पहले क्या हमने देखा, ताप का प्रभाव से कारण, लेकिन दाब के प्रभाव से भी आपका जो होता है एक दूसरे से अवस्था में बदलता है। जैसे आप देखो दाब के प्रभाव से क्या हुआ कि जो आपका एलपीजी है, एलपीजी गैस, तो वो गैस अवस्था है, लेकिन हम एक्स्ट्रा प्रेशर संपीड़ित करके जो है उसको बदल देते हैं ये लिक्विड में। ठीक है, तो अब पहला हमने देखा कि तापमान के कारण बदलता है अवस्था। अब है दाब परिवर्तन। तो हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पे क्या होगा, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? यस, हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस जो है द्रव में बदल सकती है, ये हो सकता है। तो इसको आप नोट करके लिखोगे। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो ठीक है ना, शुष्क बर्फ जिसको कहते हैं, शुष्क बर्फ, सॉरी बर्फ, ठीक है ना। तो ये आपका ड्राई आइस, ड्राई आइस किसको कहते हैं, आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है, इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है जब वायुमंडलीय दाब का माप 1
एटमॉस्फेयर यानी एटीएम इसको कहते हैं हो, तो ठोस जो है CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहते हैं, तो ये भी आपको लिख लेना है। अब देखो ये एटमॉस्फेरिक जो है गैसीय दाब का मापन का मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल है। 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र के सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। यानी 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक जो होता है उसको सामान्य कहते हैं। लेकिन जो आपका दाब का एसआई मात्रक है इसको भी आपको लिखना है। दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल होता है और 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो जो आपका क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक जो यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ठोस CO2 द्रव अवस्था में, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पे हम इतना प्रेशर लगाएं तो वह द्रव अवस्था में आए बिना सीधे जो है वो आपका क्या है कि गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। तो अब जैसे दिया हुआ रहेगा कि एक क्वेश्चन जो बनेगा आपका, एक जो पदार्थ है दूसरे पदार्थ में किसके कारण बदलता है, किसके कारण? तो पहला रहेगा मान के चलो तापमान में वृद्धि के कारण, तापमान में या परिवर्तन के कारण, तो तापमान में परिवर्तन। दूसरा रहेगा दाब में परिवर्तन के कारण, दाब में परिवर्तन के कारण। तो फिर रहेगा तो 1 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ए में मान के चलो है 1 ओनली, बी में आपका दिया हुआ है 2 ओनली, सी में दिया हुआ है आपका बोथ 1 एंड 2, डी में दिया हुआ है नीदर 1 नॉर 2, यानी कि न तो एक न तो दो। तो क्या हो जाएगा आपका बोथ हो जाएगा, दोनों तापमान में परिवर्तन के कारण भी और दाब में परिवर्तन के कारण भी। ठीक है, तो इसको आपको ये ध्यान रखना है, ये जो है इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखो यही आप धीरे धीरे करते चलोगे, आपको एक एक चैप्टर का स्मॉल स्मॉल नोट्स आप अपने नोटबुक में बना लोगे तो ये बेटर होगा कि ये नोट्स वगैरह जो है बहुत क्रिस्प में बनेंगे। और एक ध्यान रखना कि हर चैप्टर में जहां नोट बनाते हो, नोट्स जहां भी बनाते हो उसमें जगह आपको छोड़ते चलना है। जगह इस वजह से छोड़ते चलना है कि नेक्स्ट यदि आप नोट्स मान के चलो कि ये मैं मानता हूं कि पूरा एक पेज है आपका सपोज, ठीक है, तो ये पूरा सपोज एक पेज है आपका, तो इस पेज में जब बनाओ तो या तो इतना इधर इस ये साइड में राइट साइड में या तो छोड़ दो या फिर पूरा पेज में लिखो। यदि पूरा यहां तक लिखते हो तो नीचे में इतना तक करीब छोड़ दो ताकि आप किसी भी चीज को ऐड इसमें कर सकते हो। नोट्स बनाने का यही तरीका है। मान के चलो जब एग्जाम आपका जब भी होगा, तो जब एग्जाम होता है तो उसमें धीरे धीरे जब आप एक बार दो बार पढ़ने लगते हो तो कहीं अचानक ध्यान आया कि अच्छा इसके बारे में हमको कुछ सर्च करना है, तो वहां आपको नोट्स को ऐड करने में। और हर सब्जेक्ट का एक जैसे मेन कोर सब्जेक्ट आपके पास 6-7 हो जाते हैं, तो उस 6-7 में आप एक एक नोटबुक रखो, 200-200, ये ज्यादा नहीं, जैसे या तो कर सकते हो कि 100-100 200 पेज का बस नोट्स बनाओ जिसको कि एग्जाम के पहले आप एग्जाम के लास्ट 1 महीने 2 महीने में 20 बार 25 बार उसको पढ़ सको, तो इतना ही बनाओ, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा। अब देखो इसको बदलना है सेल्सियस में, तो देखो हमने क्या देखा था सेल्सियस में बदलने के लिए, ये इसको बदलोगे तो सेल्सियस में चूंकि ये केल्विन में है तो केल्विन बराबर क्या होता था सेल्सियस, ये डिग्री सी प्लस आपका 273, तो केल्विन तो सेल्सियस बराबर ये आपका ये है, तो सेल्सियस को इधर ले जाओगे तो केल्विन माइनस 273 इक्वल टू आपका सेल्सियस हो जाएगा। तो ये केल्विन कितना है 300 है, 300 में से 273 घटाओगे तो 1.5 छोड़ दो तो ये आपका 27 हो जाएगा। इसको 573 तो 573 और माइनस 273 तो ये 300 हो जाएगा। अब इसको क्या है, अब कह रहा है निम्नलिखित ताप पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो देखो 250 डिग्री, तो ये आप जान रहे हो ना कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है तो 250 पे क्या होगा, 250 पे पूरा वाष्प में बदल जाएगा। और 100 डिग्री पे क्या होगा, दोनों में होगा, लिक्विड में भी होगा कुछ गैस में भी होगा। तो इसमें 100 डिग्री पे दोनों रहेगा, 250 में आपका ये जो है पूरा वाष्प में बदल जाएगा। अब कह रहा है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो देखो कह रहा है कि कोई भी पदार्थ है उसका अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। हमने पानी वाला देखा था, इसका कारण क्या है ना कि धीरे धीरे उसमें गुप्त उष्मा जो होता है, ठीक है ना, गुप्त उष्मा, तो या तो संगलन की गुप्त उष्मा या तो
संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा जब ठोस से द्रव में बदलता है, और एक आपका बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है जब जो आपका द्रव है वो गैस में बदलता है, तो इसके कारण। अब है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए, तो क्या होगा उसका जो है आपका दाब बढ़ा दें, दाब बढ़ा दें। ठीक है? तो ये आपका है। अब बाष्पीकरण है, तो पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? अब देखो इसमें है कि क्या अपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे-धीरे वाष्प में बदल जाता है। तो देखो ये बाष्पीकरण जो होता है, एक उसमें होता है उबल रहा था, उबलने के कारण हो रहा था। लेकिन ये नॉर्मल भी पानी, जैसे आप गर्मियों में क्या होता है, तालाब वगैरह में, कुएँ वगैरह में पानी सूखता है, तो धीरे-धीरे क्या वो बाष्पीकरण होता है। तो यानी कि क्वथनांक पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँचे बिना भी पानी धीरे-धीरे, जैसे आप कपड़े को सुखाते हो, तो कपड़े को सुखाते हो तो क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है? नहीं। या फिर जैसे गीला कपड़ा सूख जाता है, तो इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? तो वो बाष्पीकरण होते रहता है, बाष्पीकरण, इवेपोरेशन होते रहता है। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, ये आपने शुरू में ही देखा, जो फर्स्ट में ही देखा, और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। तो हर में देखो ठोस में कम गतिज ऊर्जा होता है, जो आपका लिक्विड द्रव है उसमें थोड़ा ज्यादा होता है, और गैसों में बहुत अधिक होता है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। देखो वो क्वथनांक से कम पर होता है। अब अदरवाइज उसको क्या कहते हैं, उबलना कहते हैं। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सपोज वाटर पहुंचता है तो उसको बॉइलिंग कहते हैं, या उबलना कहते हैं, उबलना कहते हैं। लेकिन ये जो 100 से कम, यानी उस जो क्वथनांक पर पहुंचे बिना यदि जो द्रव है वो वाष्प में बदलता है तो उसको बाष्पीकरण कहते हैं, यानी इवेपोरेशन कहते हैं। अब है बाष्पीकरण को कौन-कौन से प्रभावित कारक करते हैं? तो बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण, जैसे ये आपको इस एक्सपेरिमेंट को देखना है। आपने ध्यान दिया होगा कि बाष्पीकरण दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है, तो किस-किस के साथ बढ़ती है? सतह क्षेत्र बढ़ने पर। तो ये देखो, ये जो बाष्पीकरण किस-किस के? सतह के क्षेत्र। जैसे देखो, एक ये बर्तन लो, तो इसमें इतना ही एरिया है, लेकिन इसी इतने पानी को इसमें रखो, तो इसमें बाष्पीकरण तेज होगा, यानी कि सतह एरिया बढ़ने से जो होता है, वो बढ़ जाता है। फिर आपका तापमान में वृद्धि, तो तापमान में वृद्धि से, फिर आर्द्रता में कमी, जो मॉइस्चर में कमी, और फिर वायु की गति में वृद्धि। तो इस कारण से, तो इसको नोट्स में लिखोगे, क्या है? बाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। तो सतह के क्षेत्र बढ़ने पे, तापमान में वृद्धि पर, आर्द्रता में कमी होने पर, और वायु की गति में वृद्धि। तो ये 4 फैक्टर हैं। अब इसमें से अभी आपका प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अब देखो बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? जैसे आप देखो, जब आप गर्मी में बैठे हुए हो, लाइट चला गया, तो आपको बहुत अधिक गर्मी लग रहा है, ठीक है? अब बहुत अधिक गर्मी लग रहा है, तो आपका फैन जब चलता है, तो बाष्पीकरण होता है, तो आपको ठंडा हो लगता है, क्यों? क्योंकि आपका जो है ऊष्मा उसमें से लॉस होता है। तो बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन यानी नाखून को पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेती है और बाष्पीकृत हो जाती है, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। जैसे देखो, कोई लिक्विड वगैरह आप गिराए, तो लिक्विड हाथ पे गिराए, तो आपका हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा है और वो लिक्विड जो है, उससे आपका हाथ से कुछ ऊर्जा ले लिया। तो जब ऊर्जा आपके हाथ से ले लिया, तो क्या है कि आपके हाथ का टेम्परेचर एक तरह से वो लॉस हुआ, ऊर्जा लॉस हुआ, तो इस वजह से थोड़ी-सी आपको ठंडक महसूस होती है।
तेज धूप वाले दिन ये गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के बाष्पीकरण की गुप्त उष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप बाष्पीकरण के कारण शीतल होने का और उदाहरण दे सकते हैं? जो आपका फैन जब चलता है तो उसके कारण भी होता है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? देखो गर्मियों में आप ऊनी के कपड़े नहीं पहनते हो, सूती के कपड़े पहनते हो। तो क्या होता है? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि बाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। बाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा जो है के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है जिससे शरीर शीतल। तो हमारे शरीर में जो है वो जब बाष्पीकरण होता है तो वो ऊर्जा देखो कहीं भी लिक्विड था, मान के चलो पसीना क्या है? लिक्विड है। अब वो बाष्पीकरण धीरे-धीरे होने लगा तो हमारे शरीर से जो है ऊर्जा वो लेकर के क्योंकि उसमें एनर्जी आ जाएगा तभी वो बाष्पीकरण होगा। तो हमारे शरीर से ऊर्जा लेता है तो हमें ठंडा महसूस होता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल अवशोषण अधिक होता है इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से बाष्पीकृत होता है। अब है बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती है? देखोगे कभी भी वाटर बॉटल है, आप पैक वाटर बॉटल है तो पैक वाटर बोतल में क्या है, इसको फ्रिज से निकालो तो इसके आसपास के जो होते हैं क्या होते हैं, कण जो होते हैं वो आपके यहाँ पानी जमा तो ये पानी वाटर के अंदर वाला बोतल के अंदर वाला नहीं आता है, वो वायुमंडल से क्या होता है, वायुमंडल में तो जलवाष्प है। तो देखो जलवाष्प है, यहाँ ठंडा टेम्परेचर ये आपका ठंडा होता है, ठीक है? तो देखो क्या होता है कि ज किसी बर्तन में जब हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की कुछ बूंदें नज़र आने लगेगी। वायु में उपस्थित जल की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में, तो ऊर्जा उससे निकल रहा है, यानी जो जलवाष्प है, जो ऑलरेडी है, तो उससे ऊर्जा निकल रहा है ठंडा के कारण। तो इसमें क्या होता है, जल की बूंदें नज़र आती है। अब ये देखो ये प्रश्न है कुछ-कुछ इसमें, ये देखो ये आपका जो क्लास 10th 9th जो ये 9th के लिए है, तो 9th का जो स्टूडेंट है, वो जब अपना बोर्ड एग्ज़ाम देगा तो बहुत सारा उसमें से आएगा। लेकिन हमको क्या है कांसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। देखो हमने बताया था ना कि 3 अवस्था तो हम नॉर्मल देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस जो यानी कि ठोस, द्रव और गैस ये 3 हैं। लेकिन उसके अलावा भी 2 हमने बताया था प्लाज़्मा स्टेट, चौथा स्टेट या बोस्ट-आइंस्टाइन कंडेंसेट उसको 5वां स्टेट कहते हैं जिसको घोस्ट क्रिस्टल भी कहा जाता है। तो कह रहा है अब वैज्ञानिक जो है पदार्थ की 5 अवस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा स्टेट। तो कह रहा है प्लाज्मा इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक जो है उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पे गैस आयनीकृत हो जाती है, आयनाइजेशन हो जाता है। ये सब हम बाद में आगे पढ़ेंगे आयनाइजेशन वगैरह, यानी अवशोषित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। तो प्लाज्मा स्टेट जो होता है टेम्परेचर उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे आप देखोगे जो सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तीनों है, इसके लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन प्लाज्मा स्टेट के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो अब है नेक्स्ट जो 5वां आपका है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो देखो ये सत्येंद्र नाथ बोस हैं, एसएन बोस जिसके नाम पर एक जो कण का नाम रखा गया है, बोसोन रखा गया है। कहा जाता है कि इनको भी नोबेल प्राइज़ एक्चुअली मिलना चाहिए था, लेकिन जो भी है, अब उस पर हम डिबेट में नहीं जाएँगे, लेकिन नहीं मिला। तो ये सत्येंद्र नाथ बोस इनके सम्मान में ही एक कण को बोसोन कहा जाता है और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों ने मिलकर के रिसर्च किया। तो कह रहा सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएँ की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है, उसने तो घोषणा कर दी थी लेकिन प्रॉपर तरीका से पता नहीं चल पाया था, प्रॉपर तरीका से रिसर्च में कमी के कारण वो हो नहीं पाया था। तो ये 2001 में देखो सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग केटरले और कार्ल ई बैमेन को बोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, यानी 2001 में इनको मिला। सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाख में भाग जितने कम घनत्व वाली गैस
वो बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बीईसी यानी कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट तैयार होता है। इस वेबसाइट पे जाकर के आप उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। देखो कह रहा है ना कि सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बीईसी। तो ये अभी फिलहाल इसके बारे में डिटेल आपको ये नहीं पढ़ना है। जब आपका ज़रूरत होगा तो आपका हायर जिनको साइंस वगैरह पढ़ना है। हाँ, देखो ये जो है, ये राशि इसके जो एसआई मात्रक क्या होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो दाब का हमने बताया था ना पास्कल, तापमान का आपका केल्विन, तो जो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर ये केल्विन बराबर क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 एग्ज़ैक्ट 273.15 होता है केल्विन, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछता है। अब ये चैप्टर का ये समरी है, तो इस समरी को आप पढ़ोगे, समरी को भी आप है जब भी है आप अपना जो नोट बना रहे हो, उस जो आपने पहले बनाया, उसको तो लिखोगे ही और इसको भी लगेगा आपको कि रिपिटेशन हो रहा है। इसमें देखो ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण बट फिर भी मैं कहूँगा कि उसके बाद भी इसको आपको लिख लेना है। रिपिटेशन वगैरह होता है, उसके बाद भी लिख लेना है ताकि आखिरी टाइम में आपको रिवीजन में हेल्प मिले। तो इस ढंग से ये करते जाओ, एक-एक चैप्टर कर कर के ये धीरे-धीरे हम इसका कार्यक्रम चलाते रहेंगे। देखो 31 चैप्टर है, तो मैंने बोला ना कि कुछ चैप्टर जो होगा लेक्चर एक्चुअल में 31 ही बनेगा, लेकिन कुछ लेक्चर हो सकता है बड़ा चैप्टर रहेगा, जिसमें हम पूरा कवर नहीं कर पाए, कुछ में कभी होता है इंटरप्शन वगैरह हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो हम उसमें 2 करके लेकिन लेक्चर जो होगा वही होगा। लेक्चर 1 जैसे है साइंस का, तो उसमें हो सकता है जैसे इसको हमने पूरा 1 लेक्चर में ही खत्म कर दिया। कुछ ऐसा होगा उसमें हमको 2 लेक्चर की आवश्यकता पड़ सकती है, तो लेकिन लेक्चर नंबर मान के चलो 5 है, तो उसमें तो 5-1 रहेगा, 5-2 रहेगा, उसी ढंग से रहेगा। तो हम इसको 31 लेक्चर में 9-10th का करेंगे, फिर क्वेश्चन्स करेंगे। देखो कांसेप्ट को समझना है क्वेश्चन को। देखो असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में जो है आपको लगेगा कि हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, तो वो एनसीईआरटी आप खुद पढ़ सकते हो। यस, आप यदि कर सकते हो 10 बार, 20 बार, 50 बार खुद कर सकते हो, तो हमारी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ कांसेप्ट समझा रहा हूँ। दूसरा एक क्या होता है कि आपका मोटिवेशन होता है कि साथ-साथ में आप वर्क करते चलते हो, ठीक है? तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, तो आप हमें बताना ठीक है? ओके, थैंक यू।